हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति। ये हमारा आज का पेपर होने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है और इसके जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो हम लोग आज करेंगे डिस्कस यहाँ पर। तो इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में मैं इस वीडियो की पहले मैं बता दूँ 2 पार्ट्स में आने वाली है वीडियो, 3 भी हो सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगी सो दैट आपका जो पेपर है वो अच्छे से हो जाए और आपका जो सिलेबस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कवर हो जाए। गॉट इट? सो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से और उसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यस, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है प्राचीन भारतीय गणतंत्र एवं बौद्ध शास्त्र की व्याख्या करें। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है क्योंकि हम यहाँ पर प्राचीन भारतीय राजनीति की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत में किस तरह का गणतंत्र था ये बताना पड़ेगा हमें। और जो बुद्धिज़्म था, जो बौद्ध शास्त्र था, क्योंकि ये सारे जो बौद्ध शास्त्र हो गए और जो जितने भी जैन शास्त्र हैं ये सारे हमें प्राचीन भारतीय जो राजनीति थी या फिर जो हमारा एंशियंट वर्ल्ड था, एंशियंट इंडिया। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री के बच्चे हो आप लोग तो आपको पता होगा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो हमारे प्राचीन एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ाया जाता है। तो ये उसी के पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपना जो प्राचीन भारतीय गणतंत्र के बारे में बात करनी है यहाँ पर और बौद्ध शास्त्र की बातें करनी है। चलो फटाफट से कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपना इंट्रो लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय गणतंत्र जो था और बौद्ध शास्त्र दोनों की बात करेंगे। ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये भारतीय इतिहास और दर्शन की एक महत्वपूर्ण खोज है। ठीक है, भारतवर्ष में जो गणतंत्र की परंपरा थी वो तो प्राचीन रही ही है, ये सबको पता है। और इसका उल्लेख आप कहाँ पर देख सकते हैं? वैदिक ग्रंथों में देख सकते हैं इन दोनों चीज़ों का। ठीक है, वैदिक ग्रंथों से लेकर बौद्ध साहित्य, हम बौद्ध साहित्य में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बौद्ध धर्म जो है ना वो न केवल एक धार्मिक दर्शन तक ही नहीं है। बौद्ध धर्म जो है वो एक धार्मिक दर्शन नहीं है बल्कि एक सामाजिक नैतिक, ठीक है, और इसके साथ साथ एक राजनीतिक व्यवस्था का शिल्पकार रहा है। मतलब बौद्ध शास्त्र जो है ना वो प्राचीन काल में सिर्फ एक बौद्ध दर्शन या फिर बौद्धिज़्म या फिर बौद्धिज़्म की जो बुक्स हैं या उनका जो लिटरेचर है सिर्फ उसी से रिलेटेड नहीं है। जो हमारा बौद्ध शास्त्र है, बौद्ध शास्त्र जो हमें सिखाता है या हमें सिखाया है उसमें उन्होंने सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी ना एक आकार दिया है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम करते हैं बात, एक एक पॉइंट लेके बात करते हैं। तो पहले हम ये 2 टॉपिक मैंने लिख लिए, आगे आगे मैं लिखती रहूँगी। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक बनेगा प्राचीन भारतीय गणतंत्र की व्यवस्था। उस टाइम में प्राचीन भारत में जो हमारे गणतंत्र था उसमें किस तरह की व्यवस्था थी? भारतीय गणतंत्र में, लोकतंत्र में, प्राचीन भारत में ना शासन की 2 प्रणालियाँ होती थी। कौन कौन सी? एक तो राजतंत्र, ठीक है, जहाँ पर कौन का राज्य करता था? राजा करता था। ठीक है, और दूसरा था गणतंत्र, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? जहाँ पर जो लोग हैं उनके प्रतिनिधि, जैसे हमारा अभी जो लोकतंत्र में होता है ना, लोगों के प्रतिनिधि, ठीक है, ये इनके द्वारा शासन किया जाता था गणतंत्र में। महाभारत हो गया, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, जैसे महाभारत, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध साहित्य, और इसके साथ साथ महावंश। यस, एक वर्ड एक आता है महावंश। ये जो गणराज्य है ना, यहाँ पर ये जो लिटरेचर है इनका, इनमें हमें गणतंत्र शब्द का उल्लेख मिलता है पहली बार हमें महाभारत में, बौद्ध साहित्य में और महावंश, इनमें जब हम इनको पढ़ते हैं, इन साहित्यों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहली बार हमें गणतंत्र वर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं से गणतंत्र की या फिर आप कह सकते हो कि लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। तो ये तो हो गई व्यवस्था कि किस तरह से हम इन चीज़ों के संपर्क में आए। पहले तो राजतंत्र ही हुआ करता था, लेकिन गणतंत्र का किस तरह से उल्लेख हुआ है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गणराज्य का स्वरूप। गणराज्य क्या होता था? गणराज्य वो राज्य होते थे जहाँ सत्ता जो होती थी ना, सत्ता वो एक व्यक्ति के बजाय समूह के हाथों में होती थी। लोगों का जो समूह होता था ना, तो समूह के हाथों में सत्ता होती थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक आदमी ही पूरे राज्य पर
शासन कर रहा है, ठीक है, वो राजतंत्र में होता था। इस समूह को, ये जो समूह था इसको कहा जाता था संघ, ठीक है, संघ या सभा भी बोलते थे, ठीक है। ये सदस्य जो होते थे, जो समूह के जो सदस्य होते थे, वो किसी भी विशेष कुल या फिर वर्ग या फिर जाति के होते थे और आपसी सहमति से निर्णय लिया करते थे। इनके पास अलग अलग प्रकार की जो ना शासनिक व्यवस्था थी, जिनकी मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर। चलिए, ये मैंने लिख दिया है टाइम बचाने के लिए। अब एक एक करके देख लेते हैं। जो गणराज्य का जो स्वरूप होता था, उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसे काम करती थी। तो पहला पॉइंट आएगा संघ या फिर सभा। ये विधानमंडल का कार्य करती थी एक तरह से ना। उस टाइम की ये विधानमंडल होती थी, जो संघ होती थी ना, सभा भी बोलती थी इसे। इसमें सारे सदस्य भाग लेते थे और जो निर्णय होता था वो सामूहिक रूप से लिया जाता था, ठीक है। संघ राजा या फिर प्रमुख। गणराज्य में एक राजा हुआ करता था, हालांकि उस टाइम राजतंत्र था, लेकिन गणतंत्र की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गणतंत्र में यद्यपि एक राजा तो होता था, बट वो निरंकुश नहीं होता था। उसे क्या करना पड़ता था, संघ के अनुसार या संघ के निर्देशों के अनुसार ही काम करना पड़ता था। फिर है अधिकारी वर्ग। अधिकारी वर्ग जो है वो कार्यपालिका होती थे, एक तरह से ना उनको कार्यपालिका बुलाया जाता था। कार्यपालिका में जैसे कई मंत्री हो गए, सेनापति हो गए, ठीक है, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे जो है अधिकारी हुआ करते थे, जो शासन व्यवस्था को संचालित करते थे। देन न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या था कि संघों में एक न्याय व्यवस्था भी थी। जो संघ है ना, इनमें एक न्यायिक व्यवस्था भी थी, जिसमें अपराध हो गए, अपराधों और विवादों, ठीक है, का निपटारा किसके द्वारा किया जाता था, संघ के द्वारा किया जाता था। अब बात कर लेते हैं कि उस टाइम के जो प्रसिद्ध जो गणतंत्र थे उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से हुआ करते थे। प्रसिद्ध गणराज्य की बात करते हैं, ठीक है। तो एक तो था वज्जी संघ, मैं इनको डिस्क्राइब भी कर दूंगी, शाक्य गणराज्य। एंड थर्ड था मालव, यस, मालव और कुरु, ठीक है। इनको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। पहला वज्जी। वज्जी जो था ये वैशाली इसकी राजधानी थी और इसे लोकतांत्रिक संघ भी कहा जाता था। वैशाली में लिख देती हूँ, वैशाली राजधानी हुआ करती थी इसकी और इसे लोकतांत्रिक संघ के रूप में जाना जाता था। शाक्य गणराज्य जो था उसमें कपिल वस्तु में था, एक तो ये कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु में स्थित था ये गणराज्य। और जो इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को याद होगी, ये बुद्ध के जन्म से भी रिलेटेड है, ठीक है। बुद्ध का जन्म यही हुआ था कपिल वस्तु में। यहाँ के जो प्रमुख जो निर्णय होते थे वो भी हमेशा की तरह सभा में लिए जाते थे, ठीक है, सभा या संघ के द्वारा लिए जाते थे। फिर है मालव और कुरु गणराज्य। इनकी भी शासन व्यवस्था जो थी ना वो सामूहिक हुआ करती थी, सामूहिक थी, ठीक है। अब ये हमारे 3 हो गए। इसके बाद इसकी हम विशेषताएं कर लेते हैं। गणतंत्र की जो विशेषताएं हुआ, गणराज्य, ठीक है, गणराज्य की विशेषताएं एक एक करके इनको करते हैं। पहला है हमारा सामूहिक नेतृत्व। सामूहिक नेतृत्व जो और निर्णय की प्रक्रिया, ठीक है, ये इसकी विशेषताएं होगी, क्योंकि जैसे कि हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं कि जो निर्णय लिए जाते थे वो सामूहिक रूप से लिए जाते थे। सेकंड है सीमित लोकतांत्रिक प्रणाली। एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली थी वो सीमित थी, सीमित लोगों के हाथों में थी और वो पूरा शासन संभालते थे। स्त्रियों को अधिकार, स्त्रियों को भी गणराज्य में कुछ अधिकार दिए गए थे। और न्याय और धर्म आधारित शासन, जो शासन था वो न्याय और धर्म पर आधारित शासन हुआ करता था। ये हमारी होगी गणराज्य के बारे में। अब हम बात करेंगे बौद्ध शास्त्र। बौद्ध शास्त्र, हमें दोनों की बात करनी है ना कि क्या व्यवस्था थी उस टाइम। तो बौद्ध शास्त्र की बात करेंगे हम। तो बौद्ध शास्त्र जो है या फिर बौद्ध धर्म का जो उद्भव था वो कब हुआ था, 6वीं शताब्दी में हुआ था ईसा पूर्व। जबकि जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी उस टाइम बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन हो रहे थे। गौतम बुद्ध ने धर्म, समाज और राज्य, ठीक है, इन सब की कई ऐसी मान्यताओं को चुनौती दी थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थी, ठीक है, जो जड़ हो चुकी थी।
बौद्ध शास्त्र जो है ना, बौद्ध शास्त्र बताता है कि ये केवल एक धार्मिक संहिता नहीं थी, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जीवन का मार्गदर्शन करती थी। ठीक है, ये थोड़ी सी हमने बौद्ध शास्त्र की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हम धम्म की अवधारणा। धम्म की अवधारणा, धम्म क्या था? देखो, धम्म जो है ना, वो बौद्ध धर्म की एक मूल संकल्पना थी जो नैतिकता और न्याय और समत्व, समानता, इनको दर्शाता है। ये किसी धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं था। जो धम्म की जो अवधारणा थी, किसी धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं था, बल्कि तर्क और अनुभव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, तर्क और अनुभव पर आधारित थे। धम्म के अंतर्गत ना 5 सिद्धांत आते हैं। पहला है प्राणियों की हत्या न करना, दूसरा है चोरी न करना, ठीक है, चोरी नहीं करना। तीसरा है कि काम विषयों में संयम, ठीक है। फोर्थ है झूठ नहीं बोलना, ठीक है। और फिफ्थ होगा नशा वगैरह नहीं करना, ठीक है। ये जो है ये धम्म की अवधारणाएं थी। अब इसके साथ साथ जो संघ की व्यवस्था थी उसमें क्या लिखा इन्होंने, एक नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा संघ की व्यवस्था, इसके बारे में बात करेंगे। संघ की व्यवस्था में आपको बताएंगे कि बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक भिक्षु संघ की स्थापना की थी। भिक्षु संघ, इसमें क्या होता था कि ये संघ जो था ना, एक तरह का गणतंत्र ही था जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। इसकी भी अलग अलग जो है व्यवस्थाएं की हुई थी। जैसे फर्स्ट था विनय पिटक। आप ना त्रिपिटक, इनको वैसे तो त्रिपिटक बोलते थे, ठीक है, त्रिपिटक बोलते थे। जिसमें फर्स्ट था विनय पिटक, उपसंपदा, और थर्ड था संघ न्याय प्रक्रिया, न्याय या फिर निर्णय प्रक्रिया, ठीक है। तो विनय पिटक क्या था? विनय पिटक था कि भिक्षु जो होते थे ना, वो आचार संहिता की व्यवस्था करेंगे। उपसंपदा जो थी, दीक्षा मतलब संघ में प्रवेश करने की जो इनकी अपनी एक प्रक्रिया होती थी। और संघ निर्माण प्रक्रिया जो थी, वो संघ के कार्य जो होते थे वो सामूहिक रूप से तय होते थे। जैसे विवादों को निपटाना, सदस्यता ग्रहण करना, और किस तरह से अनुशासन को स्थापित किया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है वो ये जो संघ की जो निर्णय प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें की जाती थी। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन, जो अभी तक हम इसके जो मेन पॉइंट पर अभी पहुंचने वाले हैं, कि जो राजनीतिक जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण में इन सारी चीज़ों की क्या व्यवस्था थी या क्या इंपॉर्टेंस थी, हम वो पॉइंट लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट आप लिखेंगे कि बुद्ध का समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने कहा कि एक शासन को धम्म के अनुसार ही शासन करना चाहिए। चक्रवर्ती राजा की अवधारणा भी तभी से शुरू हुई थी। जो चक्रवर्ती राजा, एक शब्द देखते हो ना, पढ़ते हो, उसकी जो अवधारणा थी वो इनके उपदेशों में ही पाई जाती है, जो नैतिक शासन का प्रतीक होता है। चलिए, अशोक का धम्म शासन, अशोक का धम्म शासन, जहाँ जहाँ तुम भी धम्म शब्द सुनोगे ना, वहाँ अशोक को पाओगे। सम्राट अशोक ने बुद्ध के उपदेशों को राज्य की नीति में परिवर्तित कर दिया था। उसने हिंसा का त्याग कर दिया था, न्याय, करुणा और अहिंसा को शासन का आधार बना दिया था। ये अशोक पर धम्म का सबसे बड़ा प्रभाव देखा गया। एक छोटा सा पॉइंट और बना लेते हैं कि गणतंत्र और बौद्ध शास्त्र, ठीक है, इनमें क्या थोड़ी सी समानता थी वो देख लेते हैं। एक तो दोनों में लोकतांत्रिक प्रणाली थी, लोकतांत्रिक प्रणाली तो थी ये, क्योंकि इसमें दोनों व्यवस्थाओं में निर्णय जो है वो सामूहिक रूप से लिए जाते थे। फिर सदस्यों की समानता, ना तो गणराज्य में और ना ही संघ में किसी भी एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार थे, ठीक है, सब मिलकर निर्णय लेते थे। नैतिकता और अनुशासन, निर्णय जो लिए जाते थे ना, वो नैतिकता और सामाजिक हित के महत्व को ध्यान में रखते हुए लिए जाते थे। वर्ग जातिवाद का विरोध, बुद्ध ने जातिवाद का विरोध किया, जो गणतंत्रीय व्यवस्था में भी नहीं था। इसके बाद हम निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है।
5-6 लाइन इसका लिख देना, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। इसी श्रृंखला में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो है धर्म की अवधारणा स्पष्ट करते हुए धर्म, व्यवहार और चरित्र तथा जो राज शासन हुआ करता था उसकी यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले तो आपने धर्म के बारे में बताना है कि धर्म क्या था, उसको स्पष्ट करना है। उसके बाद उसका व्यवहार और फिर चरित्र, इन सारी चीज़ों का हमें थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम धर्म की व्याख्या करेंगे कि धर्म क्या था। धर्म शब्द जो है वो संस्कृत की धृ धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, किसी चीज़ को धारण करना, अर्थात जो किसी वस्तु, व्यक्ति या समाज को धारण करना, नियंत्रित करना या फिर संतुलित रखना, ठीक है, संतुलित रखना, ये तीनों काम जो करता है वो धर्म है। अब भारतीय दर्शन में धर्म जो है वो ना केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं होता है। जब भी हम धर्म की बात करते हैं ना, या धर्म के बारे में सोचते हैं, तो हमें बड़े बड़े अनुष्ठानों की ना एक इमेजिन करने लगते हैं, हमें एक पिक्चर बन जाती है हमारे दिमाग में। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन की जब बात करते हैं तो उसमें ये एक व्यापक नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संकल्पना होती है, ठीक है। इसके बाद जो धर्म का आशय क्या होता है, अगर हम इसका आशय की इसको स्पष्ट करना चाहें तो इसका मतलब होता है कर्तव्य, नैतिक मूल्य, मर्यादा, ठीक है, सत्य और सामाजिक व्यवस्था का पालन करना, ठीक है, ये हो गया इसका आशय। अब वेदों में धर्म की व्याख्या कैसे की गई है? वेदों में धर्म को ऋत बोला गया है। ऋत का मतलब होता है नियम, ठीक है, ब्रह्मांड की प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था। ये व्यवस्था जो है ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य और समाज सभी पर लागू होती है, ठीक है। अब एक चीज़ आती है इसमें, मनुस्मृति के अनुसार धर्म क्या है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म की व्याख्या करें तो इसमें 10 लक्षण बताए गए हैं। 10 लक्षणों में कौन कौन से हैं? धैर्य, क्षमा और दम मतलब इंद्रियों का संयम, अस्तेय क्या होता है? चोरी नहीं करना, ठीक है, शौच, अपनी सोच में शुद्धता रखना, ठीक है, इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर संयम रखना। उसके बाद है धी मतलब बुद्धि बोलते हैं जिसको, ठीक है, विद्या। उसके बाद आता है सत्य और क्रोध नहीं करना। ये 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति के अनुसार। तो इन सारे लक्षणों को अपनाना ही वास्तविक धर्म है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं होता है, बल्कि अपने आचरण में जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य और आचरण दोनों का पालन करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, धर्म, व्यवहार और चरित्र का संबंध, जो यहाँ पे पूछा है ना, धर्म, व्यवहार और चरित्र, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट लेंगे व्यवहार का अर्थ क्या है, ठीक है। धर्म की तो हम बात कर चुके हैं, बट स्टिल थोड़ा सा कर लेते हैं कि व्यवहार का क्या अर्थ है। व्यक्ति द्वारा किया गया आचरण ही व्यवहार कहलाता है, ठीक है। धर्म व्यवहार को क्या देता है? दिशा देता है। धर्म व्यवहार को दिशा देता है। यदि धर्म व्यक्ति को ये सिखाता है कि भाई क्या सही है, ठीक है, धर्म सिखाता है क्या सही है क्या गलत है, तो वहीं व्यवहार सिखाता है कि उसको एक तरह से सिखाने का प्रत्यक्ष रूप होता है व्यवहार, कि उसको किस तरह से लागू करना है। अब आपने कोई चीज़ पूरी कर ली, मतलब मान लीजिए आपने पूजा पाठ करना सीख लिया, ठीक है, धर्म कहता है कि भाई ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। व्यवहार सिखाता है कि आप उसको किस तरह से व्यवहार में लाते हैं। आप बिल्कुल कट्टर बनते हैं या आप अपनी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए धर्म का पालन करते हैं, वो सारी चीज़ें व्यवहार सिखाता है। धर्म व्यवहार को क्या बनाता है? नैतिक बनाता है, ठीक है, नैतिक बनाता है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, धार्मिक व्यवहार में जो परोपकार हो गया, सहानुभूति, सत्य और सहिष्णुता जैसी विशेषताएं होती है, ठीक है। इसके बाद आप पॉइंट लिखेंगे, धर्म यदि सैद्धांतिक पक्ष है, धर्म अगर सैद्धांतिक पक्ष है, ठीक है, तो व्यवहार क्या है उसका? व्यवहारिक पक्ष।
ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं ना कि अहिंसा परमो धर्म, तो व्यवहार में यही देखा जाता है कि व्यक्ति हिंसा वगैरह से दूर रहे। इसके बाद धर्म और चरित्र की बात कर लेते हैं। चरित्र का अर्थ क्या होता है? चरित्र का अर्थ होता है कि व्यक्ति के जो आंतरिक गुण हैं और नैतिकता, इन दोनों की एक छवि होती है। आंतरिक गुणों की और नैतिकता की। आंतरिक गुण प्लस नैतिकता, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनता है इंसान का चरित्र, कैरेक्टर। धर्म जो है चरित्र का मूल आधार है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति में सद्गुण विकसित होते हैं, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। अब जो एक एक पॉइंट मैं ले लेती हूँ कि सत्यनिष्ठा, एक तो होता है सत्यनिष्ठा, सेकंड होता है निष्ठुरता का अभाव, निष्ठुरता का अभाव, थर्ड है आत्मसंयम, हम अभी तक यही बातें करते आ रहे हैं ना, और सहानुभूति। तो चरित्रवान व्यक्ति जो होगा ना, वो समाज में आदर्श बनता है। आपको एग्जाम्पल्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, जानते हो ना इन सबको। इन महापुरुषों का चरित्र जो है वो धर्मपरायणता से ही विकसित हुआ था। अब धर्म, व्यवहार और चरित्र, इनमें सामंजस्य क्या है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, धर्म का, व्यवहार और चरित्र, इन तीनों में क्या सामंजस्य है? तो धर्म क्या करता है? धर्म व्यक्ति को नियम और नैतिक मूल्य सिखाता है, नियम और नैतिक मूल्य सिखाता है। वहीं पर व्यवहार उन मूल्यों को जीवन में क्या करवाता है? लागू करवाता है, ठीक है। और जो चरित्र है, चरित्र उन मूल्यों को स्थायी प्रभाव स्थायी रूप से प्रभावित करता है, या उन मूल्यों को स्थायी बनाता है, ठीक है। इसके बाद अब मान लो धर्म अगर शुद्ध है, धर्म तो शुद्ध ही होते हैं, तो व्यवहार जो है वो नैतिक होगा, और जो चरित्र होगा वो आदर्श बनेगा। आदर्श चरित्र सुना होगा ना ये वर्ड। अब धर्म और राजशासन, अब इन दोनों में क्या जो भी चीज़ें हैं, जो अंतर है, वो बात कर लेते हैं। इसमें देखो, भारत में जब धर्म की बात करते हैं ना, तो भारत में प्राचीन काल से ही राजशासन, प्राचीन काल में तो राजशासन पर ही आधारित था सब कुछ। राजा धर्म का रक्षक होता था, और ये भी अवधारणा थी कि वेद, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति और बौद्धिक ग्रंथों में ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। अब परिभाषा जो थी, राजधर्म की परिभाषा क्या थी? राजधर्म, ठीक है। राजधर्म की परिभाषा थी कि राजधर्म का तात्पर्य है राज्य चलाने के लिए जो राजा के कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारियां, उसको बोलते हैं राजधर्म। इसका मूल उद्देश्य होता था लोगों का कल्याण करना और न्याय करना। जैसे कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है, और जो मनु का धर्मशास्त्र है उसमें राजा को धर्म के अनुसार शासन करने का निर्देश दिया गया है। आपने पढ़ा होगा ना अभी तक। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे आधुनिक काल की। तो धर्मनिरपेक्षता और आधुनिक राज्य, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। इसमें लिखना है कि आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बट ये धर्मनिष्ठ नैतिक मूल्यों को नकारता भी नहीं है। आधुनिक लोकतंत्र में जो शासन की जो नैतिकता, पारदर्शिता, ठीक है, सेवा, न्याय, धर्मनिष्ठ, ठीक है, ये आचरण के रूप हैं। गॉट इट। इसके बाद हम अपना निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन, ठीक है, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म केवल पूजा पाठ की पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक नियम है, विधि है। व्यवहार जो है वो धर्म के अनुसार हो तो समाज में शांति और समरसता होती है। चरित्र अगर धर्म के प्रभाव का प्रतीक है, धर्म के दीर्घकालिक प्रभाव का प्रतीक है, और राजशासन अगर धर्म के अनुसार चलेगा तो वह पूजा और कल्याण के कार्य करता है। ठीक, ये हमारा निष्कर्ष हो गया। और
आज के संदर्भ में यदि शासक और नागरिक धर्म के कौन कौन से मूल्य होते हैं? सत्य, अहिंसा और दया, न्याय, ठीक है, कर्तव्य को जीवन में अगर अपनाते हैं तो केवल समाज में नैतिकता बढ़ेगी। ठीक है, केवल समाज में नैतिकता ही नहीं बढ़ेगी बल्कि शासन भी जो है वो उत्तरदायी और पारदर्शी होगा। गॉट इट? इसलिए धर्म न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है बल्कि समाज और शासन को संतुलित दिशा को देने वाला एक आधारभूत तत्व भी है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट इसी सीरीज़ में कि प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र का परिचय देते हुए आपको दंड नीति एवं धर्मशास्त्र, इन दो चीज़ों की बात पूछी गई है, इन दोनों के बारे में बताना है। तो प्राचीन भारत का इंट्रो पहले हम अपनी प्रथा नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले हम इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद आंसर स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रो में लिखेंगे कि प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन जो है वो अत्यंत ही गहन, व्यवहारिक, ठीक है, और नैतिक मूल्यों से भरा हुआ था, परिपूर्ण था। जहाँ पश्चिम की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर राजनीति का जो उसको केवल एक सत्ता और शक्ति तक ही सीमित रखा गया था। वहीं भारत में, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में राजनीति को धर्म, नैतिकता, न्याय और लोगों के कल्याण से जोड़ा गया। भारतीय राजनीति शास्त्र केवल शासन व्यवस्था का अध्ययन नहीं था कि बस किस तरह से शासन चलाना है, सिर्फ यही चीज़ों को समझना नहीं था, बल्कि वो समाज और व्यक्ति के नैतिक विकास से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब हम जो इसके स्रोत हैं उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख स्रोत रहे हैं। स्रोतों में हमें आता है फर्स्ट हमारा वेद, पुराण, महाभारत, ठीक है, और मनुस्मृति, और ग्रंथ। ठीक है, वेदों की बात करते हैं। वेदों में राजा को धर्म का रक्षक, राजा को बोलते थे धर्म का रक्षक समझा जाता था। वर्णन किया गया है राजा के बारे में वेदों में। पुराणों में क्या आता है कि पुराणों में हम बात करेंगे हमारे अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। तो अर्थशास्त्र में ये बताया है कि जो धर्मशास्त्र की हम बाद में बात करेंगे कि पुराणों में जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसमें प्राचीन भारत का ये सबसे पुराना राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है इसे। ठीक है, महाभारत में इसमें शांति पर राजनीतिक विचारों का बड़ा चढ़ाकर बताया गया। शांति के बारे में क्यों? क्योंकि महाभारत से क्या जुड़ा हुआ है? युद्ध। तो युद्ध की अगर बातें हो रही हैं तो इसमें शांति पर को भी बताना पड़ेगा ना कि किस तरह से फिर शांति स्थापित की जाती है। मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है जिसमें राजधर्म और प्रशासन, इन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसके बाद आते हैं ग्रंथों में बौद्ध और जैन ग्रंथ जो हैं, ये इन दोनों में नीति, धर्म और प्रशासन का वर्णन किया जाता है। तो ये हो गए स्रोत हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दंड नीति की। दंड नीति क्या थी? सबसे पहले तो आपको वर्ड ही से ही समझ लाओ कि दंड क्या होता है। दंड का मतलब होता है सज़ा। ठीक है, तो शक्ति, सज़ा, दंड देना, ये था। और नीति का अर्थ था व्यवस्था या नियम। सज़ा देने के नियम या सज़ा देने की क्या नीतियाँ थी, ये मतलब इसका ये हो गया। तो दंड नीति का तात्पर्य कि वो नीति जिसके माध्यम से राज्य में कानून व्यवस्था, शांति और अनुशासन बनाए रखना पड़ता था। अब कौटिल्य ने भी एक जगह कहा है कि दंड ही धर्म है, अर्थ और काम का रक्षक है। तो कौटिल्य ने भी यहाँ तक बोल दिया ना। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या क्या हुआ करते थे दंड नीति के, क्यों ज़रूरी था ये। तो सबसे पहले तो था कि दंड नीति का उद्देश्य में आप लिखेंगे कि अपराधों पर नियंत्रण। ठीक है, अपराधों पर नियंत्रण हो गया। सेकंड लिखेंगे समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करना। तीसरा था सत्ता की प्रतिष्ठा को बनाए रखना। ठीक है, नागरिकों का जो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना। और फिर था लोक कल्याण के लिए अनुशासन
स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य था। अपराधों को कम करना, न्याय व्यवस्था स्थापित करना, राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखना, जीवन और संपत्ति, लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना और लोक कल्याण के लिए अनुशासन स्थापित करना, ये इसका दंड नीति का उद्देश्य होता था। अब जो कौटिल्य की दंड नीति थी, कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में बताया है दंड नीति के बारे में। तो कौटिल्य की नीति बताती है कि दंड नीति को अलग ही रूप में इन्होंने बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि दंड नीति कमज़ोर होगी ना तो क्या फैल जाएगी, अराजकता। ठीक है, ऐसे होता है जब न्याय व्यवस्था लचर होगी, कानून व्यवस्था कुछ नहीं होगी तो फिर अराजकता ही फैलेगी। इसके साथ साथ जो न्याय व्यवस्था के बारे में इन्होंने बात करी है, न्याय व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था में इन्होंने क्या बताया कि राजा का कार्य था अपराधियों को सज़ा देना। भाई कोई अनैतिक काम करेगा तो उसका तो सज़ा तो मिलेगी ना। तो सज़ा का उद्देश्य सिर्फ एक प्रतिशोध लेना नहीं था, बल्कि सुधार करना था और अनुशासन स्थापित करना था। ऐसा नहीं था कि लटका दिया, चोरी कर दी तो मार दिया, फांसी हो गई, ऐसा नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि लोगों में अनुशासन और मतलब अनुशासन और सुधार, उनमें उनके लाइफ में सुधार करना और उनको अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। फिर था गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था क्या था? अपराधों की पहचान करने के लिए, जैसे वो जासूस वगैरह नियुक्त किए जाते हैं ना, वैसे ही गुप्तचर व्यवस्था थी, ताकि वो समाज जो वो लोगों के बीच जाके पता करे कि क्या किस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। अगर उन चीज़ों की पता करेंगे तो फिर न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प मिलती थी। शक्ति का प्रयोग, राजा के पास प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक शक्तियाँ होनी चाहिए ताकि वो न्याय कर सके। ठीक है, तो राजा के लिए शक्तियों का प्रयोग के लिए भी कौटिल्य की नीति में बताया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र क्या था? ये वो ग्रंथ थे जिसमें समाज, व्यक्ति, राज्य के नैतिक, धार्मिक और कानूनी कर्तव्यों का उल्लेख है। इनका उद्देश्य क्या होता था? धर्मशास्त्र का उद्देश्य कि धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि ये धर्म, इसमें धर्म शब्द आ जाता है तो हम लोग अनुष्ठानों, पूजा पाठ सोचने लग जाते हैं, बट इतना नहीं था, बल्कि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना था। प्रमुख धर्मशास्त्र कौन कौन से थे? मनुस्मृति, ठीक है, सेकंड याज्ञवल्क्य, था। थर्ड था नारद स्मृति, 4 पराशर स्मृति। ये 4 जो है धर्मशास्त्र हुआ करते थे। इसके साथ अब हम बात करेंगे धर्मशास्त्र और राजनीति। ठीक है, इसका राजनीति से क्या संबंध था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सीधा सीधा सा तो आप समझ सकते हो, धर्मशास्त्र और राजनीति का ऐसे तो परस्पर संबंध था। अब धर्मशास्त्रों में राज्य और राजा के कर्तव्यों को एक अलग विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। राजा को राजधर्म का पालन करने के आदेश दिए गए हैं, जैसे राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, न्याय के बिना वो न्याय के बिना कर वसूल नहीं कर सकता। ठीक है, अपराधियों को उचित सज़ा देना उसका कर्तव्य है। और एक लास्ट बात है कि राजा स्वयं भी जो है वो धर्म के अधीन होता है, ना कि धर्म राजा के अधीन। कहने का मतलब है कि राजा भी धर्म के अधीन रहकर भी काम करता था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो धर्म की अवहेलना करके अपनी मर्जी कुछ भी कर लेता था। इसके बाद हम बात करेंगे मनुस्मृति में राजधर्म। ठीक है, मनुस्मृति की बात कर लेते हैं कि मनुस्मृति जो है वो उसमें राजा के लिए कठोर बट न्याय संगत दंड देने की सलाह दी गई है। ठीक है, राजा को बिना पक्षपात किए निर्णय लेना चाहिए, उसे करुणा और अपने विवेक का में संतुलन बनाए रखना चाहिए, और राजा अगर अधर्म करेगा तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। ये मनुस्मृति में बताया गया है। तो राजनीतिक दृष्टि से यह धर्म राजनीतिक को अनैतिकता और धर्म से जोड़ता है ताकि शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। अब धर्मशास्त्र और दंड नीति, इनका क्या संबंध है, इसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो आप बात करेंगे कि धर्मशास्त्र जो है वो नीति का नैतिक आधार है। ठीक है, नैतिक आधार होता है
नीतियों का, जबकि दंड नीति उसका क्या है, व्यवहारिक आधार, व्यवहारिक आधार होता है। फिर धर्मशास्त्र ही ये निर्धारित करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, जबकि दंड नीति उस गलत चीज़ के लिए दंड की व्यवस्था करता है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप कि धर्मशास्त्र समाज को नैतिक दिशा दिखाता है, नैतिक दिशा। उसके साथ साथ दंड नीति क्या है, उसको लागू करवाती है। ठीक है, लागू करवाने का माध्यम होती है, आप ये लिखेंगे माध्यम होती है। ठीक है। अब इसके बाद निष्कर्ष, तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र केवल सत्ता का अध्ययन नहीं है, बल्कि एक नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा थी। ओके। दंड नीति भी, इसमें धर्मशास्त्र, इसके दो इम्पोर्टेंट स्तंभ थे, दंड नीति और धर्मशास्त्र इम्पोर्टेंट पार्ट थे इसके। जहाँ धर्मशास्त्र ने आदर्श की स्थापना करी, वहीं दंड नीति ने उसे लागू करवाया। राजा केवल शासक नहीं होता था, वो धर्म का रक्षक होता था और समाज का मार्गदर्शक माना गया है राजा को। ठीक है। आज के शासन तंत्र में भी यदि इन पांचों सिद्धांतों को, जैसे न्याय, नैतिकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों का कल्याण, अगर इन चीज़ों को अपनाया जाए तो शासन अधिक या फिर और अच्छे से न्यायपूर्ण, पारदर्शी और प्रभावशाली बन सकता है। ठीक है। इस प्रकार भारतीय राजनीति शास्त्र आज भी नैतिक प्रशासन और आदर्श शासन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।